हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वह फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के सामने एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आई हूँ, जिसमें कि आज की पहली कहानी है ध्रुव तारा। दोस्तों, हम बचपन से ध्रुव तारे के बारे में जानते रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं और ध्रुव तारा पे मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। तो आज इसी से संबंधित आज की मेरी यह कहानी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं और बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। वे अपनी बड़ी रानी सुनीति से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी अपनी कोई संतान न होने के कारण सुनीति रानी के आग्रह पर राजा उत्तानपाद ने सुरुचि नामक कन्या से दूसरा विवाह किया। लेकिन सुरुचि अपने प्रेम को बांटना नहीं चाहती थी। इस कारण से वह सुनीति से द्वेष करने लगी। कुछ दिनों के बाद दोनों रानियां गर्भवती हुईं। सुनीति को ध्रुव और सुरुचि को उत्तम हुआ। एक दिन की बात है, ध्रुव पिता की गोद में खेल रहे थे और इतने में सुरुचि वहां आई तो वह ध्रुव को महाराज की गोद में बैठा देख सहन न कर पाई और नन्हे बालक ध्रुव को नीचे ढकेल दिया और कहने लगी कि यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, यह केवल उत्तम का स्थान है। ध्रुव नीचे गिरने के कारण उसे चोट लगी थी। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है तो वह समझाते हुए कहती है कि तुम भगवान की गोद प्राप्त करो, उसे तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकता। इस प्रकार ध्रुव अपनी माता की बात मानकर भगवान की गोद प्राप्त करने घर से निकल पड़ता है और रास्ते में उसे नारद मुनि मिलते हैं और सारी बात जानकर वे उसे नारायण मंत्र का उपदेश देकर उसे भगवान विष्णु की तपस्या करने को कहते हैं। वह जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगता है। वह नन्हा सा बालक खूंखार जानवरों से बिना डरे अपनी तपस्या में लीन हो जाता है। अनेक कठिनाइयां आने पर भी वह अपनी तपस्या से विचलित नहीं होता है। इससे नारायण जो मंत्र के उच्चारण से विष्णु का आसन हिलने लगा और विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। वह वर से भगवान विष्णु की गोद पर अपना अटल स्थान मांगता है। वे उसे वर देकर कहते हैं कि तुम उत्तर दिशा में ध्रुव तारा बनकर अपना अटल स्थान प्राप्त करो। उस दिन से इस वर्तमान समय तक आसमान में उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा चमक रहा है। दोस्तों, यह थी स्टोरी ध्रुव तारा की। अब एक कहानी मैं आप लोगों के सामने और लेकर आती हूँ दोस्तों, जो कि है वृद्धा आश्रम। वृद्धा आश्रम दोस्तों कहानी का शीर्षक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम का समय था। शांत वातावरण, सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े छायादार पेड़, ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर का वातावरण सभी के मन को प्रसन्न व उल्लासित करने वाला था। लेकिन शर्मा जी को ऐसे वातावरण में भी बेचैनी के साथ उनका मन उदास था। वे अपने बेटे सोहन के पास अमेरिका आए थे क्योंकि उनको एक बेटा हुआ था। बेटा चाहता था कि दादी और दादाजी के देखरेख व परवरिश का अपने बेटे पर प्रभाव पड़े। ऐसे मनमोहक वातावरण में भी उनका मन अशांत व आंखों में पानी की लहरें उफान भर रही थी। वे सुनसान रास्ते से घर जा रहे थे। सड़क से घर ऊंचाई पर होने के कारण साफ साफ घर का नज़ारा देख सकते थे। बालकनी में मिसेस शर्मा अपने पोते को गोद में उठाए खड़ी थीं। पोता बड़ा प्रसन्न अपनी दादी की गोद में किलकारियां भर रहा था। शर्मा जी दिल्ली के सरकारी कार्यालय में बड़े ओहदे पर थे। उनकी पत्नी सुजाता भी कामकाजी थीं। दोनों को अपने बेटे सोहन की जिंदगी के सामने उनकी जिद के सामने झुकना पड़ गया और जिसके कारण कि उनको वहाँ पे आना पड़ा। वे दोनों अपने नौकरी से छुट्टी लेकर वहाँ पर बहुत सारी उलझनों को पार करते हुए, बहुत मुश्किलों के साथ छुट्टी लेते हुए उनके पास आए थे। 2-3 दिन ठीक रहा। उसके बाद वह छुट्टी का दिन था। सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सोहन के फ़ोन की घंटी बजी। सोहन अंग्रेजी चाल में अपने मित्रों से बात कर रहा था।
उसका इस प्रकार बात करना देख शर्मा जी बहुत खुश हुए। उन्हें अपने परवरिश और अपने बेटे पर गर्व महसूस होने लगा। तब सोहन अपनी बात समाप्त कर अपने पिताजी को निहारते देख कहता है, पापा क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे पापा को तुम्हारी अंग्रेजी भाषा पर गर्व हो रहा है, सुजाता ने कहा, जो कि उसकी माँ है। मैं ही तो इसे प्रतिदिन अंग्रेजी सिखाया करता था, उसी का प्रतिरूप आज देख रहा हूँ, शर्मा जी ने बताया। पापा आपने नहीं, मैंने अंग्रेजी सीखा है। आपकी अंग्रेजी इतनी पक्की कहाँ? इसके साथ अपने चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ अपना भोजन समाप्त किया। शर्मा जी और सुजाता दोनों एक दूसरे पर का मुंह देखकर चुप रह गए। यह शुरुआती था। एक दिन सुजाता सोफे पर बैठकर पत्तियों वाली सब्जी ठीक तरह से साफ कर रही थी कि फोन की घंटी बजी। वह उसके माँ का कॉल था। वह बातें करते बरामदे जा खड़ी हुई। बातों का सिलसिला लगभग 40 मिनट चला। अंत में माँ से बात खत्म कर अंदर आई ही थी कि उसी समय अपने कमरे से सोनाक्षी बाहर आकर अपने कमर पर हाथ रखकर सुजाता से कहने लगी, माँ जी कितनी बार कहा है कि सोफे पर बैठकर भाजी साफ मत कीजिए, आप सुनती ही नहीं। इंडिया जैसी हरकतें करना छोड़ दो और अंग्रेजी चाल समझ लो, कुछ दिन के लिए ही सही। निकाल तो रही हूँ बहू, बस माँ का फ़ोन था इसीलिए। आप कुछ भी नहीं समझती, बस अपनी मनमानी करती रहती है, ऐसा उनकी बहू ने बोला और सोनाक्षी कमरे में चली गई। शर्मा जी और सुजाता दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दोनों की आंखों में सागर की लहरें उफान भरने लगी। एक दिन खाने की मेज पर सोहन अपने माता पिता को समझा रहा था कि यहाँ अंग्रेजी में बात करें। आपके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन सीखना ही पड़ेगा। शर्मा जी अपने बेटे का यह व्यवहार देखकर निराश हुए। सोचने लगे कि मुझे ही बेटा सिखा रहा है कि विदेश में कैसे रहे, जबकि शर्मा जी बड़े पद पर थे, अंग्रेजी अच्छा जानते थे। एक दिन सोनाक्षी शाम को अपने काम से घर लौट रही थी तो देखा कि बेटा बहुत रो रहा है। सास से पूछा, यह क्यों रो रहा है? सुजाता ने बताया, कुछ पता नहीं, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। सोनाक्षी ने पूछा, कुछ खाया क्या? तब सुजाता ने बताया, थोड़ा खाया। सोनाक्षी अपने बेटे को सुजाता की गोद से अपने गोद में ले ली। थोड़ी देर में वह चुप हो गया। सोनाक्षी फ्रिज खोलकर देखा, उसका खाना वैसे ही पड़ा था। सोनाक्षी अपनी सास सुजाता पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि बेटे ने कुछ नहीं खाया। इस पर सुजाता ने बताया, कह तो रही हूँ कि थोड़ा सा खाया। सोनाक्षी ने कहा, फ्रिज में खाना वैसे ही पड़ा है, कुछ नहीं खिलाया और कह रही हो उसने खाया। पता नहीं अपने सोहन की परवरिश आपने कैसे की, उसे कैसे पाला। इस बात पर वह थोड़ा क्रोधित होकर बोली, बहू मैं तुमसे कह रही तो हूँ कि मुन्ने ने थोड़ा ही खाया। इस पर सोनाक्षी ने कहा कि माँ जी आप अपनी गलती क्यों नहीं मानती हैं? क्या इसलिए हमने लाखों रुपए खर्च करके आपको बुलाया था? हमारे लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। और वह अपने कमरे में चली गई। शर्मा जी और सुजाता दोनों मुंह देखते रह गए। सुजाता की आंखों में पानी की बूंदों का उफान था। शर्मा जी समझ गए कि इन्हें माता पिता की कोई कीमत नहीं है, केवल इन्हें अपने बच्चे के लिए नौकर की आवश्यकता है। उनकी आंखों के सामने अपना अतीत एक बार फिर से हिलोरे लेने लगा। उन्हें एहसास होने लगा कि उनकी ही छवि एक बार आंखों के सामने दृष्टांत हुई है। शर्मा जी के पिता दीनानाथ एक स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे। वे बच्चों को कई अच्छी बातें बताते, भगवत, महाभारत, रामायण की कथाएं सुनाते थे और उन्हें शिक्षित करते थे। सभी छात्र उनसे अधिक प्रेम करते और महाभारत के श्लोक सुनते। दीनानाथ के पिता के मृत्यु होने के कारण छोटी सी आयु में ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई। बड़ा परिवार था, 3 बहनें और एक भाई। सभी का विवाह किया। पैसों की तंगी के कारण शर्मा जी को अच्छी शिक्षा न दे सके। शर्मा जी अपने आप ही यूनिवर्सिटी में रहकर शिक्षा प्राप्त की और बीच बीच में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करने लगे और अंत में उन्हें अच्छा पद भी प्राप्त हुआ। अपने करीबी रिश्तेदारों से गुणवती लड़की सुजाता से विवाह हुआ और वैवाहिक जीवन सुखमय बीतने लगा।
शर्मा जी को सोहन का जन्म हुआ और उसकी याद सता रही थी। इस कारण दीनानाथ और लक्ष्मी अपने पोते को देखने चले। एक दिन दीनानाथ सोहन को भगवत गीता के श्लोक पढ़ा रहे थे। वह भी अच्छी तरह से सीख रहा था और बोल रहा था। दीनानाथ को तंबाकू के सेवन का शौक था। जब वे अपने पोते के पास थे तब उनकी छींक के कारण तंबाकू सोहन पर गिर पड़ा। तब सुजाता अपने बेटे को बुलाया, तब वह नहीं आया तो वह उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने पीटते हुए लेके गई। दीनानाथ व्याकुल हो गए। लक्ष्मी ने कहा, बहू उसे क्यों पीट रही हो? वह लापरवाही से कहने लगी, पिताजी आप तंबाकू का सेवन करते हो तो ध्यान रखिए कि वहां पर सोहन ना हो। वह अपने कमरे में चली गई। एक दिन शर्मा जी और सुजाता ने अपने मित्रों को दावत देने के लिए सोचा तो उन्होंने अपने माता पिता से पहले ही कह दिया कि वे अपने कमरे से बाहर न निकले और अपना भगवत गीता और व्यंजनों का पांडित्य उन पर न झाड़े। यह बात दीनानाथ को बुरी लगी। जब सुबह हुई तो दोनों अपने बैग उठाए और बेटे से कहा, हम गांव जा रहे हैं। बेटे ने कहा, क्यों बाबूजी, आप 4 दिन सोहन के साथ बिताने वाले थे ना। दीनानाथ ने कहा कि जरूरी काम है और बहुत सारे काम छोड़कर आया हूँ जिससे निपटाने हैं। सोहन रोते हुए उनके साथ जाने की जिद करने लगा, लेकिन लक्ष्मी ने उसे चुप करा समझाया कि वे अपना काम निपटाकर 2-4 दिनों बाद फिर से आएंगे। बेटा और बहू कुछ कह रहे थे लेकिन उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चले गए। शर्मा जी को एहसास होने लगा कि दुनिया के वृद्धाश्रमों की संख्या क्यों बढ़ रही है। यही कारण है कि वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है और कई ऐसे लोग हैं जो अपने व्यवहार को बहता देखते हैं और उन वृद्धाश्रमों में कई लोगों को दुखित और उदासी के वातावरण में अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आई होप मेरी आज की दोनों कहानियाँ आप लोग को पसंद आई होगी। तो ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ फिर से हाजिर होंगी। मिलते हैं अपने एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।